कहीं छत टपक रही तो कहीं गिर रहा प्लास्टर। कई स्कूलों की दीवारों में आई दरारें। जिले के कई स्कूलों में छत से पानी टपकने से करनी पड़ती है छुट्टी। धौलपुर जिले में 245 ऐसे स्कूल हैं जिनमें तत्काल मरम्मत की जरूरत है। प्राथमिक से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक के इन स्कूलों में किसी की छत टपक रही है तो बारिश में किसी के भवन के ढहने का खतरा है। हालात ये हैं कि बारिश होने पर कई स्कूलों में तो छुट्टी करनी पड़ती है और मौसम खुला होने पर मैदान में बैठाकर विद्यार्थियों को पढ़ाना पड़ रहा है। इन स्कूलों में अध्ययनरत हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये स्कूल 15 से 20 वर्ष से पहले बने हुए हैं और इस अवधि में जर्जर हो गए हैं। यहाँ बारिश में छत से पानी टपकने, छतों से प्लास्टर गिरने, दीवारों में दरारों से खतरा बढ़ रहा है। ऐसे हालात में बारिश आते ही अनहोनी के डर से शिक्षकों को छुट्टी करनी पड़ती है और पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। ये खतरा विद्यार्थियों पर ही नहीं, शिक्षक व अन्य कर्मचारियों पर भी है। कई स्कूलों में फर्श टूटे पड़े हैं। बात करें जिले के मनिया क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कमलापुरा की, जिसमें 41 बच्चे नामांकित हैं, जबकि मात्र 4 कमरे हैं। इनमें से 2 कमरे तो अवधि पार हैं, जबकि एक में ऑफिस, एक मिड डे मील और स्टोर के लिए है। स्टूडेंट्स को बैठने के लिए सिर्फ एक ऑफिस वाला कमरा बचा है। इस जर्जर कक्ष की छत से पानी टपकता है, इसलिए बच्चे खुले में पढ़ते हैं। बारिश होने पर उन्हें बरामदे जाकर छिपते हैं। प्रधानाध्यापिका अखिलेश व अन्य शिक्षिकाएं बताती हैं कि बारिश होने पर कमरों में पानी आ जाता है। ज्यादा और लगातार बारिश होने के चलते स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कोर्स समय पर नहीं होता है। वहीं कक्षाएं भी प्रभावित होती हैं। अब तो हालात ये हैं कि अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं और बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वहीं झालावाड़ में हुई घटना की सुनने के बाद तो ग्रामीणों में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मना कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन उपलब्ध नहीं होगा, तब तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ऐसी ही हालात मनिया क्षेत्र के खोरपुरा स्कूल की है, जिसकी शुक्रवार को कुछ जर्जर पत्थर की पट्टियां अचानक से टूट गईं और शिक्षक बाल बाल बच गए। कमलापुरा स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि स्थानीय सरपंच से लेकर पीईओ, सीबीओ और जिला कलेक्टर तक को लिखित में सूचित कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि लगातार 3 साल से हर बार बारिश शुरू होने से पहले लिखित में सूचित किया जाता है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। कमला का पूरा गांव के वार्ड पंच एवं समाज सेवक भीकम सिंह कुशवाहा ने बताया कि विद्यालय में भवन की समस्या लंबे समय से चली आ रही है। विद्यालय में 4 कमरे हैं, उनमें दरारें होने के बावजूद भी कक्षाएं संचालित हो रही हैं। अब तो आलम यह है कि विद्यालय परिसर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। कमरों की छतों से पानी टपकने से दीवारों में और भी दरारें आ चुकी हैं। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण बच्चों के लिए रखा पोषाहार पानी से पूरी तरह भीग जाता है। ज्यादातर छात्र छात्राएं विद्यालय भवन को देखकर भयभीत हो गए हैं। कई कमरों की छत की पट्टियां चटक गई है तो कहीं दीवारें दरार छोड़ गई है, जिसके कारण कभी भी बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। इसी अंदेशे की वजह से अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का निर्णय लिया। धौलपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंकरा की हालत भी बेहद दयनीय है। स्कूल भवन जर्जर हो चुका है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद प्रशासन की नींद नहीं टूटी है और स्कूल में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। विद्यालय के विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल की इमारत बेहद पुरानी है, दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। बरसात के मौसम में छतों से लगातार पानी टपकता रहता है, जिससे कक्षाओं में सीलन बैठ गई है। सीमेंट और चूने के टुकड़े दीवारों से झड़ते रहते हैं। छत की पटाव में भी बड़ी बड़ी दरारें हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में इसी तरह के हजारों स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो कभी भी कोई बड़ा हादसा घट सकता है।
राजस्थान के झालावाड़ में हुई दर्दनाक घटना के बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्री बीटी ने शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों को जांच पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं। मेरा नाम बबली है और इस स्कूल की छत टपकती है। में आता है तब हमारे बस्ते पर पानी टपकता है और हम भूल जाते हैं और ये स्कूल टूटने पर धरा है। मेरा नाम प्रदीप है, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ और बारिश आती है तब मैं हमारे बस्ते भीग जाते हैं और सारा स्कूल गिरने पर रखा है और ये हमारी छुट्टी खत्म हुई है उस महीने से ये पूरा गिरने पर रखा है। विद्यालय भवन है, इसकी हालत बहुत दयनीय बनी हुई है। पूरी बिल्डिंग गिरने के कगार पर है क्योंकि इसमें क्या है कि जो पानी आता है बरसात का वो बाहर नहीं निकलता है। रोड का पानी, स्कूल का पानी अंदर भर जाता है, इसकी नींवों में पानी भर रहा है, इसलिए इसकी दीवारों में दरार आ रही है, छतें पूरी टपकती है केवल एक कमरे को छोड़कर। उस एक कमरे में हमने राशन का सामान रख रखा है, बच्चों को खाना खिलवाते हैं, उसी में पोषाहार बनता है। भाई कोई कमरा ऐसा नहीं है जहाँ हम बच्चों का अच्छे से पढ़ाई करवा सके, उनको बैठा सके। तो ये समस्या 1 जुलाई से ज्यादा बनी हुई है। उसके बाद मैंने 7 जुलाई को पीओ सर को लेटर दिया था, सरपंच साहब को लेटर दिया था, बीडीओ को लेटर दिया था। 8 तारीख को जेईएन साहब आए थे, इसका एस्टिमेट लेके गए थे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर 25 जुलाई को मैं अपने सरपंच साहब का फोन आया था कि मैडम 2-3 दिन में आपका काम हो जाएगा। 25 जुलाई को फिर मैंने सीबीओ सर को लेटर लिख के दिया है और बाकी हालत बहुत खराब है। घर वाले आते हैं, हमसे कहते हैं मैम छुट्टी कर दूं, मैं कहती हूँ मेरे पास ऑर्डर नहीं है छुट्टी के, तो मैं इस तरह से बच्चों को खाना खिलवा देती हूँ। पोषाहार बनने के बाद बच्चों को वो ले जाते हैं और एक भी कमरा ऐसा नहीं है कि हम सेफली उनको पढ़ाई करवा सकें। तो बच्चों की मासूम बच्चों के हित में देखते हुए, विद्यालय स्टाफ के हित में देखते हुए जल्द से कोई कार्रवाई की जाए, समस्या का निराकरण किया जाए। और एक संज्ञान में बात आई है कि जो ये बिल्डिंग है इसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, टूट के बनेगी तभी सुरक्षित है बच्चे, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, रिपेयरिंग से कुछ नहीं होता। ऐसा अब जब बच्चों को मतलब पढ़वे आते हैं, पूरा तो स्कूल चुचाता है, पूरे बच्चे भीग जाते हैं, राशन पानी रखा है, सब कमरे चुचाते हैं और दरे दे गया गिलासू रखा है, ऐसा कोई सुनवाई स्कूल में हो रही नहीं है। कई बार शिकायत हो गई और हम बच्चों को अपने को नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे कि स्कूल गिलासू रखा है, कौन जिम्मेदारी है इसकी? बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेता है? और सुनवाई हो रही नहीं है, काम चालू हो जाएगा तो हम बच्चों को भेजेंगे, उन घर पे बच्चों को रखेंगे। बहुत दिन से हम कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई सुनवाई है नहीं स्कूल में। स्कूल में खाना बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं मुझे भी डर लगता है कि खाना बनाने में राशन पानी टपकता है, पूरे कमरे से चाहते हैं, सारी कमरों के वो दीवार बहुत दराज दे गई है और बच्चे भी डरते हैं, हमें भी खुद डर लगता है, पूरा राशन पानी भीगता है। स्कूल सब रोज चटका रखो है, जहाँ बच्चा नीचे थी भीजे, ऊपर थी भीजे, पानी टपका तो जामे तो मतलब बच्चे ने पढ़ लिखा है नहीं, आम जाएंगे चारों 2-3 साल रहेंगे स्कूल की समस्या। ऐसे ही तो कोई सुनवाई ना आती तो बच्चे ना दबे जाएंगे, जिसमें तो कौन वो होगा जिनको। और भैया कोई ना आती जाके सुनवाई स्कूल की, तो सवरी बीते रख रही है बाकी, और पूरी ऊपर की पट्टी सब रख रही है, तो स्कूल गिर सका तो है। धौलपुर जिले में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्ट सूचना के आधार पर धौलपुर ब्लॉक में 56, सरमथरा ब्लॉक 71, बाड़ी 19, बसेड़ी ब्लॉक 25, राजाखेड़ा 30, सैपुर 44, इस तरह पूरे जिले से 245 स्कूलों के लिए मरम्मत के प्रस्ताव आए हैं। उनको परिषद से चाहे गए हैं, आज ही उनको परिषद भेज देंगे तथा कलेक्टर साहब द्वारा चाहे गए SDRF में भेज देंगे और 100 मरम्मत के प्रस्ताव हम जिला परिषद CO साहब को भेज चुके हैं। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन गंभीर घायल हो गए। मनोहर थाना ब्लॉक के पिपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे दब गए थे। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। इस हृदय विदारक घटना की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? स्कूल में पढ़ने वाले शिक्षक का दोषी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षक तो समय समय पर स्कूल की जन समस्याओं को पत्र व्यवहार से आला अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। लेकिन सरकार द्वारा समय पर स्कूलों की मरम्मत नहीं कराई जाती है और ऐसे हादसे हो जाते हैं। हादसों के बाद सिस्टम और सरकार जागती।
इसके बाद जांच होती है और छोटे कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। समसा द्वारा स्कूलों में निर्माण कार्य कराए जाते हैं, लेकिन निर्माण के दौरान जो इंजीनियर है वह आंखों पर पट्टी बांधकर ठेकेदार द्वारा जो कहा जाता है उसकी इतिश्री कर देते हैं। 17 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ के मामले में एक आरोपी को 3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा। 18,500 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। प्रतिकार के रूप में पीड़िता को मिलेंगे 1 लाख रुपए। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 17 वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18,500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 1 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट में 17 वर्षीय पीड़िता ने इस्तगासा पेश किया था, जिसमें उसने बताया कि वह 28 मई 2023 की दोपहर को वह अपने भाई के साथ प्रमोद पाठक की दुकान पर सामान लेने गई थी। इसी दौरान दुकानदार ने उसे सामान दे दिया और उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने सामान दुकान पर फेंक दिया और वहां से अपने छोटे भाई के साथ घर जाने लगी तो दुकानदार प्रमोद ने उसे रोकने का प्रयास किया। आरोपी प्रमोद ने उसे धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता जब पढ़ने जाती तो आरोपी उससे छेड़खानी करने लगा। पीड़िता ने घटना के बारे में जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़िता ने महिला पुलिस थाना पर आरोपी प्रमोद के खिलाफ तहरीर दी, लेकिन पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के बाद पीड़िता ने पॉक्सो कोर्ट में इस्तगासा दायर किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद महिला पुलिस थाना ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज कराए और आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जो कोर्ट से जमानत पर चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि प्रकरण में 7 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद शुक्रवार को 42 वर्षीय प्रमोद पाठक पुत्र नेत्रपाल पाठक को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 18,500 रुपए का जुर्माना से दंडित किया है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकार के रूप में 1 लाख रुपए देने के भी आदेश दिए हैं। वर्ष मई 2023 में एक नाबालिग अपने भाई के साथ किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए गई तो दुकानदार ने उसका हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिसमें पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दुकानदार प्रमोद पाठक को आज दिनांक 25/7/2025 को छेड़छाड़ के आरोप में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 18,500 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपये पीड़ित प्रतिकर के तहत दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है, एक नाबालिग अपने छोटे भाई के साथ एक किराने की दुकान पर घरेलू सामान लेने के लिए दोपहर 3 बजे गई, जहां दुकानदार ने उस नाबालिग का हाथ पकड़कर उसके बदन पर हाथ फेरने लगा, छेड़छाड़ की। पीड़िता चिल्लाई और जो सामान लिया था उसे दुकान में फेंककर अपने छोटे भाई को साथ लेकर वापस घर जाने लगी। दुकानदार ने पीड़िता को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पीड़िता ने घर पहुंचकर सारी घटना अपने परिवारजन को बताई। पीड़िता इस घटना की रिपोर्ट कराने के लिए मेला थाना धौलपुर पर पहुंची। मेला थाना धौलपुर ने पीड़िता की रिपोर्ट पर जब कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता ने एक इस्तगासा पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जिसको पॉक्सो न्यायाधीश ने धारा 156(3) CRPC के तहत मेला थाना धौलपुर भेजा, जिस पर मुकदमा संख्या 128/23 मेला थाना धौलपुर पर दर्ज हुआ, जिसके अनुसंधान अधिकारी ने मुलजिम प्रमोद पाठक को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो पॉक्सो न्यायालय धौलपुर से जमानत पर चल रहा है। मुझ लोक अभियोजक द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी करते हुए
प्रकरण में कुल 7 गवाह पेश किए, दस्तावेजों को साबित कराया। मुलजिम के अधिवक्ता ने बचाव में 2 गवाह पेश किए। पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मुझ लोक अभियोजक की दलीलों और बहस पर विश्वास करते हुए आज दिनांक 25/7/2025 को आरोपी दुकानदार प्रमोद पाठक पुत्र नेत्रपाल निवासी कमला कॉलोनी धौलपुर को धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, धारा 354 में 2 वर्ष का कारावास 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 506 IPC में 1 वर्ष का कारावास 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 341 IPC में 15 दिवस का कारावास 500 रुपये जुर्माना, कुल 18,500 रुपये का जुर्माना से किया दंडित। साथ ही पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये दिलाए जाने का कराया आदेश। विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों ने जल भराव, जल निकासी और बिजली की समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है। टोड़पुरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि बाड़ी से सरमथुरा के बीच चल रहे रेल लाइन निर्माण कार्य में ठेकेदार ने छोटी बड़ी 5 पुलियों को बंद कर दिया है। इससे बारिश का पानी खेतों में जमा हो गया है, फसलें खराब हो रही हैं और आम रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है। शिकायत के बावजूद ठेकेदार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वार्ड नंबर 24 स्थित बाई का बाग कुशवाहा बस्ती के निवासियों ने आरोप लगाया है कि 3 महीने पहले पेयजल और सीवर लाइन के लिए खोदी गई सड़क को ठीक नहीं किया गया है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हैं और बारिश का पानी भर गया है। इससे आवागमन में परेशानी हो रही है। नगर पालिका द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जल भराव से मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। तुलसीवन रोड स्थित मियांजी कॉलोनी के निवासियों ने बिजली की जर्जर लाइन बदलवाने की मांग की है। उनका कहना है कि ये लाइनें बार बार टूटती हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों ने SDM से इन समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। ये पार रेलवे लाइन से पुलिया बंद कर दी गई हैं पानी की, और पानी का जल भराव हो गया है। 2 तो कुआं ध्वस्त हो चुके हैं और पूरी फसल नष्ट हो चुकी है बाजरे की, और गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है। रोटरी क्लब ने मचकुंड रोड पर किया पौधरोपण। धौलपुर शहर में रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा मचकुंड रोड पर पौधारोपण किया गया, जिसमें विशेष रूप से औषधि युक्त पौधे जैसे तुलसी, आंवला, अमलतास, पारिजात, अर्जुन आदि लगाए गए। इस अवसर पर वरिष्ठ रोटेरियन अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पेड़ लगाने से ग्लोबल वार्मिंग के असर को भी कम किया जा सकता है। क्लब अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि हरे भरे क्षेत्र पर्यटन को आकर्षित करते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। पेड़ और हरियाली के आसपास रहने से तनाव कम होता है, चिंता कम होती है, मन और स्वास्थ्य बेहतर होता है। जितेंद्र सिंह राजौरिया ने क्लब के सभी सदस्यों का पौधारोपण के लिए उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बारिश का मौसम चल रहा है, जो कि पौधारोपण के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय पौधों को अधिक देखभाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अंत में सचिव रजत मित्तल ने पौधारोपण में सहयोग करने के लिए उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल, डॉक्टर विनोद गर्ग, देवाशीष वर्मा, RCA के पूर्व सचिव सोमेंद्र तिवारी मौजूद रहे। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा हिंदुस्तान एक्सप्रेस के ऑफिस में पौधारोपण का कार्य किया गया। इस पौधारोपण में विशेषतर औषधि युक्त पौधे लगाए गए। यह पौधे बड़े होकर हमको औषधि प्रदान करेंगे। इसमें खास तौर से अमलतास, आंवला, अर्जुन आदि के पेड़ लगाए गए। आप सबसे भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ, बरसात का मौसम चल रहा है, आप भी अधिक से अधिक पौधारोपण करें, जिससे धरती हमारी हरी भरी हो और आगे आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन की कमी ना पड़े।
मुख्य रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर की शिकायत। धौलपुर जिले के आंगी क्षेत्र के चिलाखुर गांव के लोगों ने आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में यह मुख्य रास्ता है जो स्कूल और मंदिर तक जाता है। इस पर बरसों से आना जाना रहा है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अब इस पर अतिक्रमण कर बंद कर दिया गया है, जिससे सभी को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य रास्ते से अतिक्रमण हटवाने के लिए स्थानीय ग्राम पंचायत से लेकर जिला अधिकारियों से भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि मुख्य रास्ते से अतिक्रमण को हटवाया जाए, रास्ता सुचारू हो और आमजन को राहत मिल सके। पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने की शिकायत। धौलपुर शहर के चुरामन की बगिया क्षेत्र कायस्थपाड़ा मोहल्ला में लंबे समय से घरों में आ रहे दूषित पानी और अनियमित जल आपूर्ति की समस्या को लेकर लीना शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान के नेतृत्व में आज स्थानीय महिलाओं ने एकजुट होकर अधीक्षण अभियंता जलदाय विभाग धौलपुर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में पिछले कई महीनों से नलों में गंदा, बदबूदार और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पानी आ रहा है। इस संबंध में पूर्व में भी शासन भजनलाल जाटव के माध्यम से विभाग को ज्ञापन देकर समस्या से अवगत कराया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। पानी की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ और क्षेत्रवासियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं ने मांग की है कि जलदाय विभाग शीघ्रता से इस समस्या का स्थायी समाधान करे और स्वच्छ एवं समय पर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा जन आंदोलन करने को बाध्य होंगी। ज्ञापन देने वालों में क्षेत्र की अनेक महिलाएं शामिल थी, जिन्होंने एक स्वर में कहा कि पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लीना शर्मा ने कहा कि काफी लंबे समय से इस समस्या के लिए मोहल्लावासियों द्वारा 181 से लेकर ज्ञापन तक सभी प्रकार से समाधान के लिए संघर्ष किया जा रहा है, किंतु आज तक उक्त समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि धौलपुर से पानी भरतपुर पहुंचाया जा रहा है, परंतु धौलपुर में आम जनता अब नहाने धोने के लिए भी पानी खरीदने के लिए मजबूर है। खेल मैदान की समुचित देखरेख को लेकर सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी नगर के प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप खेल मैदान की बिगड़ती दशा को लेकर आज क्षेत्र के युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी असंतोष देखने को मिला। इसी क्रम में उन्होंने नगरपालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मैदान की समुचित देखरेख की मांग की। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मैदान की नियमित सफाई, मैदान में उगी लंबी घास की कटाई तथा खेल प्रतिभाओं के लिए पीने के शुद्ध जल की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की गई है। इसके साथ ही ज्ञापन में यह भी आग्रह किया गया कि इस मैदान में भविष्य में किसी भी प्रकार का मेला, प्रदर्शनी या असंबंधित आयोजन न किया जाए, जिससे मैदान की मूल उद्देश्य खेल गतिविधियां बाधित न हो। ज्ञापन सौंपने वालों में खेल सचिव श्याम रॉय के साथ साथ क्षेत्र के कई सक्रिय खेल प्रेमी उपस्थित रहे। खेल प्रेमियों ने बताया कि मैदान की लंबे समय से उपेक्षा की जा रही है। गंदगी, अनियंत्रित घास और पेयजल की कमी के कारण खिलाड़ियों को अभ्यास में काफी दिक्कतें आती हैं। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मैदान को स्थायी रूप से खेल गतिविधियों के लिए सुरक्षित किया जाए और इसकी देखरेख के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए, क्योंकि वर्तमान में खिलाड़ियों को खेलने के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है। ज्ञापन के माध्यम से यह संदेश भी दिया गया कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो युवा खिलाड़ी और खेल प्रेमी जन आंदोलन की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। स्थानीय प्रशासन से उम्मीद की जा रही है कि वह इस सकारात्मक पहल को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निर्णय लेगा ताकि बाड़ी क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल वातावरण मिल सके और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। बाड़ी में जो एकमात्र स्टेडियम है महाराणा प्रताप स्टेडियम है, उसमें जो कि मेला लगाया जा रहा है उसको रोकने एवं इस समय उसकी स्थिति ये है कि उसमें बड़ी बड़ी घास है, नल की व्यवस्था नहीं है एवं नाले का पानी उसमें भर जाता है। उसकी साफ़ सफाई के लिए दीवार भी टूटी हुई है उसकी
अगर उसमें मेला लगाया जाएगा तो उसमें उसकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी, गड्ढे हो जाएंगे, जिससे बच्चों के लगने की काफ़ी संभावना हो जाएगी एवं उनको गंभीर चोटें भी लग सकती हैं। इसमें बच्चे डेली खेलते हैं और एकमात्र स्टेडियम है बाड़ी में खेलने के लिए। संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला महिला का शव, जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे के भीमनगर स्थित महारपुर कॉलोनी में गुरुवार को एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका हुआ मिला। शव के ऐसे मिलने पर मोहल्ले में हड़कंप मच गया। महिला का छोटा बेटा लोकेश जब घर के अंदर गया तो उसने अपनी मां का शव लटका हुआ देखा, जिस पर उसने अन्य परिजनों को इस बारे में सूचना दी। सूचना पर परिजन और मोहल्ले वासी एकत्रित हुए और थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। महिला का पति व परिजन अन्यत्र होने के कारण गुरुवार शाम तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जा सका। अगले दिन शुक्रवार सुबह महिला के पति हरपाल ने सरमथुरा थाना पहुंचकर तहरीर पेश की, जिसमें बताया कि उसकी पत्नी सुनीता की हत्या कर उसे लटकाया गया है। उसने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया है। महिला के पति ने बताया कि आरोपी का उसकी अनुपस्थिति में उसके घर आना जाना लगा रहता था। कई बार आरोपी को घर न आने की हिदायत भी दी गई थी, परंतु वह नहीं माना। घटना के दिन भी वह देर रात उसके घर आया और परिजनों ने उसे घटना की रोज सुबह चोरी छुपे घर से अपने एक साथी के साथ निकलते हुए देखा गया था। मृतका मूल रूप से उज्जैन मध्य प्रदेश की निवासी है। महिला के परिजन देर रात उज्जैन से सरमथुरा पहुंचे और शुक्रवार को उनकी उपस्थिति में महिला का पोस्टमार्टम कराया गया। थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करने में जुटी है। मेरा नाम हरिपाल है। मेरी पत्नी थी जो विजेंदर से संपर्क थे उसके, वो आता चाहता था। मैं बहुत मना किया कि भैया मेरा घर बिगड़ जाएगा, घर बिगड़ जाएगा। पता नहीं, मैं तो बार काम करता हूँ दिल्ली। अब वो आया हुआ कि क्या किया है, मार दिया है कि मार के फांसी पे लटका दिया है कि क्या किया है। मेरा सब उसी पे जा रहा है। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। 2 बच्चियों की तो शादी कर दी, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से हैं। कितने साल के हैं? बड़ा बच्चा तो 13-14 साल का है, छोटा बच्चा 7-8 साल का है। माता जी, हीरालाल जी ने फ़ोन लगाया मेरे पास 9:30 पौना 10 बजे जी कि अनीता और ये लड़ रहे थे रात में 2-2:30 बजे तक। ठीक है। अब ये नाम नहीं बताया कि इसके साथ में कौन लड़ाई कर रहा था, ये नाम भी बताना था। और इतनी सी कुटिया है, 7 फुट की उधर होएगी और 7 फुट की इधर और 5 फुट ऊंचा मकान। उसमें मेरी बेटी फांसी नहीं लगा सकती है। सुनो, चूड़ी टूटी पड़ी उसकी वहीं। और फिर रस्सी काटना नहीं चाहिए इनको। बेटे से रस्सी कटवा दी इन लोगों ने। रस्सी थी कि साड़ी थी कि क्या थी। मेरी बेटी अच्छी उष्ट पुष्ट थी और अच्छी थी, कमा के खाती थी मर्द बच्चे जैसे। तो पति यहीं था उनका या पति का देखो मेरे को मालूम नहीं, रात में आता था, रात में ही जाता था। परिवहन विभाग ने पौधारोपण कर शहीदों को किया नमन। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रभु लाल बामनिया के मुख्य आतिथ्य में कारगिल दिवस के शहीदों को नमन करते हुए पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रभु लाल बामनिया ने कहा कि पौधारोपण के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा शहीदों को कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि वे नियमित रूप से हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत पौधारोपण अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि पौधारोपण एक माध्यम है अपनों को अपने के बीच सदैव जीवंत रखने का। इसलिए पूर्वजों की याद में बरसात के दिनों में अनिवार्य रूप से पौधारोपण करें और पेड़ बनने तक बच्चों की तरह उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि हमारे द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत अभी तक 1200 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा विभाग को पौधारोपण का जो लक्ष्य प्रदान किया गया है, विभाग अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर उसे पूरा करने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर परिवहन विभाग के निरीक्षक श्रीकांत कुमावत मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मांगों को लेकर न्यायिक कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश व धरना जारी।
धौलपुर जिले में न्यायिक कर्मचारी संघ का 18 जुलाई से चल रहा सामूहिक अवकाश शुक्रवार 25 जुलाई को भी जारी रहा। कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार के विरुद्ध विरोध प्रकट करते हुए न्यायालय परिसर में रैली भी निकाली। धरना स्थल पर उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अतुल कुमार उपमन ने कहा कि यह कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि उनको अपनी वाजिब मांगों की पूर्ति के लिए सामूहिक अवकाश पर जाने को मजबूर होना पड़ता है, परंतु फिर भी राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। न्यायिक कर्मचारियों ने यह ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तक वह सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस अवसर पर संघ के अध्यक्ष ओमबाबू शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों का राज्य सरकार के प्रति आक्रोश चरम सीमा पर है, क्योंकि इतने दिनों के पश्चात भी राज्य सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यदि राज्य सरकार चाहती तो वह कर्मचारियों की वाजिब मांगों की पूर्ति के लिए सार्थक कदम उठाती। न्यायिक कर्मचारियों ने भी अब यह ठान लिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वह सामूहिक अवकाश पर बने रहेंगे। समस्याओं को लेकर आशा कर्मियों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले में आशा कर्मचारी संघ धौलपुर ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठाई है। उनका कहना है कि उन्हें सहयोग के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उनसे अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने टीबी डॉक्टर्स की दवा मरीजों के घर ले जाने और पीएचसी पर जमा कराने के दबाव का विरोध किया है। ज्ञापन में बताया गया कि अप्रैल 2025 से बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक नहीं मिला है, साथ ही वीसी मीटिंग में आने जाने का पैसा भी नहीं मिला है। आशा कार्यकर्ताओं ने इन राशियों का भुगतान करवाने की मांग की है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि वे कम पढ़ी लिखी हैं और ऑनलाइन काम नहीं कर सकती हैं। निश्चय आईडी, यूबिन ऐप, किलकारी ऐप जैसे कार्य एएनएम या सीएचओ से करवाने की मांग की गई है। कई आशा कार्यकर्ताओं को आशा सॉफ्ट में फोटोकॉपी और आधार संग्रह का काम दिया जाता है। साथ ही पीसीटीएस ऐप का 600 रुपये का भुगतान नहीं किया जाता है। इसका भुगतान करवाने की भी मांग की गई है। आशा कार्यकर्ताओं को टीबी डॉट्स की दवाई और अन्य कार्यों के लिए पीएचसी पर 5 से 6 बार बुलाया जाता है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें एक ही बार बुलाया जाए। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान कार्ड बनाने और वितरण करने का काम किया है, जिसका भुगतान करवाने की भी मांग की है। मेरा नाम आशा सहयोगिनी है, मैं उड़ेला गांव से हूँ और सर यहाँ हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको लेकर हम आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम पीएमओ साहब को भी ज्ञापन देंगे, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। सर अभी हमारे लिए 3-4 ऐप डाउनलोड कराए हैं, एक निश्चय वाला, एक एनसीडी वाला, और वो सारे काम हम कर ही रहे हैं, लेकिन मेन दिक्कत हमको आ रही है जो निश्चय आईडी हम बना रहे हैं उसके थ्रू हमें बलगम लाने के लिए बोला है 60+ वालों के लिए। तो कोई भी परेशानी दिखती है 60+ से ऊपर वाले हैं तो उनका बलगम या थूक डब्बी में लेकर आओ। सर इस काम को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है और हम कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है जो हम जांच करके यहाँ से थूक इकट्ठा करके ले जाएंगे, गाँव से अस्पताल देने जाएंगे, उसके लिए कोई हमें अलग से किराया नहीं मिलता है। किराया फिर हम इतना छोटा काम कैसे। दूसरा सर एक प्रॉब्लम ये है कि ये हम जब दूसरा सर उसके लिए हमें भी तो खतरा है। हमारे घर में छोटे छोटे ननिहाल हैं, हम वहाँ का बलगम लेके आएंगे, थैली घर रखेंगे, खाना खाएंगे, हमारे ननिहाल उठा के चल देंगे, वो भी तो बीमारी से ग्रसित होंगे। ठीक है, वो हम कर लेंगे सर काम, ये काम हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे बलगम वाला। दूसरी हमारी समस्या ये है कि हमको 3-4 ऐप डाउनलोड कराए हैं। हमारी ये आशा बहनें हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, ऐप पे काम कर नहीं पा रही हैं, तो हमको धमकी दी जाती है कि आप काम छोड़ के बैठ जाओ, आप पे काम नहीं हो रहा है, काम छोड़ दो, किसी और को करने दो, आपको हर काम का पैसा मिलता है, नहीं तो आप नौकरी छोड़ के बैठ जाओ। हमको ये धमकियां हर विभाग में देते हैं, अस्पताल में भी देते हैं, जहाँ भी जाते हैं सारे जो भी हमारे सेंटर पे जांच करने आते हैं सब हमें धमकी देते हैं। हमारी कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है। क्या मांगे आप? सर हमारी मांग यही है कि एक तो हम ये बलगम इकट्ठा करके नहीं दे पाएंगे, एक बहुत सारी बहनें हमारी हैं जो ऑनलाइन काम नहीं कर पा रही हैं, ये काम एएनएम बेंजी का है और सीएचओ का है, और भी जो अधिकारी लगे कर्मचारी लगे उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। एसपी ने बाड़ी के कोतवाली व सदर थाने का किया निरीक्षण, बेहतर पुलिसिंग के लिए ठोस कदम उठाने के दिए निर्देश।
धौलपुर जिले के नए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही गुरुवार शाम को जिले के बाड़ी क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बाड़ी सदर और कोतवाली थानों का निरीक्षण किया। एसपी ने थाना अधिकारियों को बेहतर पुलिसिंग के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाने पर आने वाले फरियादियों को अपनी समस्या बताने में कोई परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। एसपी सांगवान ने बाड़ी सीओ और एडिशनल एसपी को थानों पर लंबित मामलों का जल्द निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से जारी सभी एडवाइजरी का पालन किया जाएगा। एसपी ने कहा कि धौलपुर जिले के भौगोलिक क्षेत्र और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से लगती सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। बजरी खनन और परिवहन समेत अन्य समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सीएलजी सदस्यों और आमजन के साथ समन्वय स्थापित कर बेहतर पुलिसिंग करने की सलाह दी। निरीक्षण के दौरान एसपी ने थाने के मालखाने, हवालात, कंप्यूटर कक्ष, रिकॉर्ड रूम, एचएम कार्यालय और रसोई घर का जायजा लिया। साथ ही थानों से जुड़े इलाकों की भी समीक्षा की। इस दौरे के दौरान बाड़ी के एडिशनल एसपी कमल कुमार जागिड़, सीओ महेंद्र कुमार, सदर एसएचओ विनोद कुमार, बाड़ी कोतवाली सीआई हरवीर सिंह और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। मैंने कल एसपी धौलपुर के पदभार ग्रहण किया है। उसके पश्चात एक इनिशियल विज़िट जो है आज बाड़ी और बाड़ी सदर थानों में की गई है, जहां पर जो भी मुख्यालय के दिशा निर्देश हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं एरियाज, उनके बारे में डिस्कस किया एसएचओ और समस्त पुलिस जाब्ते के साथ ही जो समस्याएं जनरली आमतौर पर वो फेस कर रहे हैं उनके बारे में जाना और जो भी उसमें उचित आगे कार्रवाई होगी हम करेंगे। गणेश महोत्सव को लेकर विनायक समिति की हुई बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी में गुरुवार शाम सत्यनारायण धर्मशाला में आगामी गणेश महोत्सव की तैयारियों को लेकर विनायक सेवा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में समिति के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। बैठक के दौरान पहले गत वर्ष के गणेश महोत्सव और नवदुर्गा महोत्सव के आयव्यय का विवरण सभी के सामने प्रस्तुत किया गया। सभी सदस्यों की सहमति के बाद आगामी 27 अगस्त से शुरू होने वाले 14वें गणेश महोत्सव की रूपरेखा पर चर्चा की गई। इसी बैठक में गणेश महोत्सव के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्वसम्मति से राजेंद्र मंगल उर्फ खन्ना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देवेंद्र गर्ग को महामंत्री और पवन गोयल को कोषाध्यक्ष चुना गया। साथ ही अन्य पदाधिकारियों का भी निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। 4 विभाग कर रहे ऐतिहासिक शेरगढ़ किले की अनदेखी। किले की दीवार ढही, बड़ा हादसा टला, रास्ता हुआ अवरुद्ध। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बिहड़ों में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक शेरगढ़ किले की 4 महत्वपूर्ण विभाग अनदेखी कर रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक किला धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। पिछले कई दिन से धौलपुर में हो रही बरसात से शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे शेरगढ़ किले की मुख्य रास्ते की दीवार भरभरा कर ढह गई। लेकिन भगवान का शुक्र रहा कि इस दौरान यहाँ कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। दीवार गिरने से किले पर जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया है। आपको बता दें कि करीब 1 वर्ष पहले इन्हीं बरसात के दिनों में शेरगढ़ किले का गुंबद भी भरभरा कर गिर गया था और अब इसी गुंबद से सटी दीवार गिर गई है। भगवान का शुक्र है कि आज शनिवार या मंगलवार का दिन नहीं है, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि शनिवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्तगण प्राचीन हनुमान जी के दर्शन करने के लिए किले पर जाते हैं। कभी हाईवे से गुजरने वाले लोगों को अपनी तरफ सहज ही आकर्षित करने वाला शेरगढ़ किला आज खंडर सा दिखने लगा है। कहने को तो ये किला पुरातत्व विभाग, वन विभाग, देवस्थान विभाग और पर्यटन विभाग के अंतर्गत आता है। इन विभागों ने यहाँ अपने मालिकाना हक के बोर्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन कोई भी विभाग इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहा है। चारों विभागों की उपेक्षा का शिकार हो रहा ऐतिहासिक किला आज बदहाली के आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2024 में मानसून के दौरान ही किले का एक गुंबद ढह गया था।
जिसे वॉच टावर कहते हैं। अब इस गुम्मद से सटी दीवार गिर पड़ी है, जिसका मलबा सड़क पर पड़ा होने से रास्ता अवरुद्ध हो गया है। धौलपुर जिले के 3 वाहन चोर आगरा पुलिस ने पकड़े। यूपी की आगरा जिले की शमशाबाद थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस ने चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर शमशाबाद डीपी तिवारी पुलिस टीम के साथ इरादत नगर बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। पुलिस टीम ने 3 अलग अलग बाइक से जा रहे 3 संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया, तो वह भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर 3 संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपने नाम लोकेंद्र पुत्र बाली निवासी अंबरपुर राजाखेड़ा धौलपुर, सूरज पुत्र चित्र सिंह निवासी बसई राजाखेड़ा और आशिक पुत्र महेंद्र सिंह निवासी अंबरपुर राजाखेड़ा धौलपुर बताया। साथ ही बताया कि वह अपने 3 अन्य साथी संदीप पुत्र गीता सिंह निवासी अंबरपुर राजाखेड़ा, छोटा उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र राज बहादुर निवासी मनोना थाना पिनाहट तथा लल्ला पुत्र रामवीर निवासी दगरा राजाखेड़ा धौलपुर के साथ मिलकर विभिन्न राज्यों से मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं। आरोपियों के पास मिली तीनों मोटरसाइकिलों की पुलिस ने जांच की तो वे चोरी की निकली, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तीनों आरोपी लोकेंद्र, सूरज और आशिक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही तीनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। इंस्पेक्टर डीपी तिवारी ने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है तथा इनके 3 अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। इसी के क्रम में थाना शमशाबाद पुलिस के द्वारा आज 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की गई है और उनसे 3 बाइकें जो चोरी की अभी तक परिलक्षित हैं वो बरामद हुई है। सर, अभी तक पता चल पाया है कि ये गैंग कहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम देता है? ये जो है इनका ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इनके द्वारा दिल्ली, धौलपुर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आदि जगह से जो पूछताछ में आया है, इनके द्वारा घटनाएं कारित की गई हैं और जो बाइकें बरामद हैं इसमें से धौलपुर राजस्थान में इनके द्वारा जो घटना कारित है वो बाइक अभी बरामद हुई है और अन्य 2 बाइकें उनका भी पता किया जा रहा है कि वो कहाँ से इन्होंने चोरी की थी और वहाँ के संबंधित थाने से तस्दीक करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। 20 वर्षीय विवाहिता की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में खेत में पड़ी मिली। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके के गुर्जरपुरा गांव में शुक्रवार को खेत में 20 साल की विवाहिता की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। परिजन बिना पुलिस को सूचित करे डेड बॉडी को उठाकर पुलिस थाने लेकर पहुंच गए। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर बाड़ी के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया। पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के बाद मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले को लेकर कंचनपुर थाना एसएचओ अनूप कुमार चौधरी ने बताया कि गुर्जरपुरा गांव में 20 वर्षीय विवाहिता ललिता पुत्री रामविलास की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने इस घटना के संदर्भ में पुलिस को अवगत नहीं कराया। परिजन निजी स्तर पर डेड बॉडी को उठाकर पुलिस थाने पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। घटनास्थल से पुलिस ने साक्ष्य एकत्रित किए हैं। बाड़ी के सरकारी अस्पताल में परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करा दिया है। एसएचओ चौधरी ने बताया कि विवाहिता कुछ दिन पूर्व ससुराल से मायके आई हुई थी। पिता द्वारा गांव के पड़ोसी 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। विवाहिता की हत्या हुई है या अन्य कोई मामला है, इसका खुलासा जांच के बाद हो सकेगा। मृतका के पिता रामविलास ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि गांव के 2 युवकों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया है। ललिता के साथ आभूषणों की लूटपाट की गई और इसके बाद हत्या कर डेड बॉडी को खेत में फेंक दिया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। गुर्जरपुरा गांव में आज एक लड़की ललिता पुत्री रामविलास जाटव, उसकी घरवालों को डेड बॉडी सुबह 6 बजे के लगभग खेत में मिली थी। उसके बाद घरवाले उसको अस्पताल और दूसरी जगह दिखाने के लिए ले गए। बाद में लगभग 1 बजे के आसपास उसके घरवाले डेड बॉडी को लेकर थाने पर आए, जिसको यहाँ बाड़ी मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया था। यहीं पर उसके घरवालों ने
गांव के ही 2 लड़कों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दी है। लड़की का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे तहरीर के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए तो ये वीडियो जरूर देखें। बड़े ड्रीम्स के लिए बड़ा सपोर्ट चाहिए। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए यहाँ है। हम एक स्पेशल एडमिशन टेस्ट अनाउंस कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स या फादर को खो दिया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। टॉप 5 बच्चों को मिलेगी बिल्कुल फ्री एजुकेशन, फ्री बुक्स और यूनिफॉर्म्स भी। कोई फीस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस प्योर लर्निंग और ग्रोथ। एप्लीकेशंस द 25th of June तक ओपन हैं और टेस्ट द 1st of July को है। ये चांस मिस मत करना। धौलपुर के पेरेंट्स, गार्डियंस और प्यारे नागरिकों ये बात सब तक पहुंचाएं। इन बच्चों को सपोर्ट करें। चलो उन्हें वो ब्राइट फ्यूचर दें जो वो डिजर्व करते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें कॉल करें 9309011959 या 7014186759 पर। याद रखना, हर बच्चे को शाइन करने का चांस मिलना चाहिए। चलो मिलकर इसे पॉसिबल बनाते हैं। किड्स एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल, जहां ड्रीम्स ऊंची उड़ान भरते हैं। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर्स से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, state of art facilities such as libraries, best classrooms, smart TVs, auditoriums, etc. हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।